बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रुबाकार जारी ना हो सकी, जजेस अदालत छोड़कर फरार। कासिम रोंझो जो सेनेटर, जिन्होंने BNP के सेनेटर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, बयान दिया, फिर इस्तीफा वापस नहीं लिया, लेकिन बयान बदल लिया कि मैंने पहला बयान दबाव में दिया था, वोट मैंने नहीं। पंजाब के साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के बारे में तशवीशनाक इत्तलात हैं कि उनकी तबीयत जेल में बहुत ज़्यादा खराब है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 अरकान कौमी असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी किया। अब हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं बुशरा इमरान या बुशरा बीबी साहबा की जमानत से। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को बटन दबाएं, उसके बाद सुनने के बाद इसमें कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बुशरा बीबी की जमानत जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली, और ये था जो केस था आखिरी तोशाखाना 2, इसमें ये जमानत मंजूर हुई। 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने थे, जो जमा कराने के लिए जब वकला पहुंचे जुडिशल कॉम्प्लेक्स, तो वहां से जज फरार हो चुके थे। अब वो जो जज हैं अर्जुमन, वो पहले भी इनके खिलाफ फैसला दे चुके हैं। उसके बाद जो ड्यूटी जज हैं हुमायूं दिलावर, जो सजा दे चुके हैं इमरान खान को, वो भी मौजूद नहीं थे। एडमिन जज जो हर वक्त मौजूद होते हैं, राजा जवाद अब्बास, वो भी नहीं मौजूद थे। जबकि जज रक्षिंदा, जो इनके बाद 4थे नंबर की जज थी, वो भी मौजूद नहीं। पहले 3 जज जो थे वो सवात चले गए बकौल लोगों के कि जी किसी जनाजे में शिरकत के लिए गए, और तीसरी खातून जज जो हैं वो भी किसी फातिहा खानी के लिए चली गई। अब ये अजीब मौका है, अजीब बात है, ये हमारी पूरी अदालत खाली हो गई, कोई एक जज भी मौजूद नहीं था, और ये तमाम के तमाम ड्यूटी आवर्स में अदालत से गायब। इनके पीछे किसका हाथ है, कौन इन्हें ये सब कुछ करवा रहा है, इसके बारे में हम क्या बात करें। लेकिन जो वकील सलमान सफदर थे, उन्होंने कहा था कि जी अब इन्हें बुशरा बीबी को जेल में रखना गैर कानूनी है। इस जमानत के बाद तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं उमर अयूब कौमी असम्बली वाले में, उन्होंने एक गुफ्तगू की, साथियों से गुफ्तगू की, तो सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से, जिसमें बॉन्डेड तरीके से करवाई गई, नंबर्स इनके पूरे किए गए, फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने कहा, आज अभी यहाँ पे मैं कह रहा हूं, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 हमारे अरकान को अगवा करके और वहां पे प्रेजेंट किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग वहां पे आए थे, उनके साथ इधर उधर गैब करके उनको उस दिन प्रेजेंट किया गया और जोर से उनसे वोट दी गई। जब मैंने स्पीकर सादिक को कहा कि आप उन लोगों को वहां पे इस तरह नहीं बिठा सकते हैं, उन्होंने फ्लोर भी नहीं दिया। कल भी मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा और वो शवाहिद दिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग, उन्होंने नेशनल असेंबली सिक्योरिटी के एहलकारों के यूनिफॉर्म पहने थे, उन एहलकारों के जो छुट्टी पे थे, और मैंने कहा कि सिविल कपड़ों में, सफेद कपड़ों में मलबूस भी थे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग, और विगो डाले भी मौजूद थे।
मैंने कहा वो सीसीटीवी कैमरा 3 दिनों की आप फुटेज उसको सिक्योर कर लें। जो सफेद गाड़ी जिसमें सेनेटर्स को लाया गया, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी ले लेना चाहिए। ये तो उमर अयूब गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जी किस तरह अरकान असम्बली को लाया गया। इससे आगे जाकर उन्होंने इन्हीं इदारों पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि बुशरा बीबी को जमानत के बाद रूबकार जारी ना होने के वाक़े के पीछे भी यही इदारे शामिल। दूसरी तरफ गुज़श्ता रोज कासिम रोंझो जो सेनेटर BNP के हैं मैंगल ग्रुप के, उन्होंने अख्तर मैंगल साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की और उसमें बताया कि किस तरह उन पर दबाव डाला गया, उन्हें एक ऐसी जगह रखा गया जहां मच्छर बहुत ज़्यादा थे, उन्हें काटते थे, वो बीमार आदमी हैं, डायलिसिस उनका होता है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा भी कि मैं कहीं नहीं जा रहा, आप मुझे मेरे घर जाने दें, लेकिन नहीं जाने दिया गया और बताया गया कि 4-5 दिन आप हमारे मेहमान हैं। कुछ देर बाद उनका एक और बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा जी वो बयान जो है मैंने अपनी मर्जी से नहीं दिया था, दबाव में दिया था। मतलब कि अख्तर मैंगल साहब, और साथ ही उन्होंने इस्तीफा भी दिया। दूसरे बयान के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया। इस्तीफा तो उनका हर हाल में मौजूद है और वो अब रिटायर यानी साबिक सेनेटर बन रहे हैं। और उसके कुछ दिन बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन लोगों ने उनसे वोट दिलवाए थे वो उन्हें दोबारा मुंतखब करवा लेंगे। एक खातून भी नसीमा एहसान शाह साहब भी जो हैं वो भी इस्तीफा दे देंगी, वो भी दोबारा मुंतखब हो जाएंगी। इस तरह ये जो BNP के लोग हैं अब सेनेट से सरदार अख्तर मैंगल की पार्टी का वजूद खत्म कर दिया जाएगा, जो एक बहुत ही गलत अमल है, मुतनाज़ा अमल है कि पाकिस्तान के हसास तरीन सूबे को इस तरह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया जाए। एक खबर गुज़श्ता रोज हमारी नज़रों से गुजरी कि उमर सरफराज चीमा जो पंजाब के साबिक गवर्नर हैं, उनके लिए बहुत दिनों से डॉक्टरों ने लिख के दिया हुआ है कि उनका ऑपरेशन होना है, उन्हें बहुत से मसाइल हैं, उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा और फालिज ज़दा तकरीबन हो गया है। लेकिन हमारी फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है वो तो चाहती यही है कि ये सियासी कैदी जो हैं ये जान दे दें उनके जुल्म और सितम के सामने, हार माने। हार तो वो मान नहीं रहे, अब उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, इस तरह अजियतें दे देंगे। जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्हें अजियतें दी जा रही हैं, वो कैंसर सर्वाइवर हैं और एक नेक नाम खातून है। और जब वो वजीर सेहत थी पंजाब की और नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनके जब तबीयत के हवाले से तशवीशनाक खबरें आईं तो वो खातून बहैसियत वजीर उन्होंने कोशिश की और उनकी पूरी कोशिश थी कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया जाए, उनकी ज़िंदगी को अगर कोई ख़तरा वाकई है तो। लेकिन हम ये देखें कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ पर जो एहसान किया, मरियम नवाज पर जो एहसान किया, उसके बाद उस एहसान का बदला जिस तरह मरियम नवाज और नवाज शरीफ उतार रहे हैं, उस पर मुझे हज़रत अली का वो कौल याद आ रहा है कि जब किसी पर एहसान करो तो उसके शर से पनाह मांगो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो कुछ अरकान थे जिन पर उन्हें अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने पार्टी बदल ली थी, उनमें ज़ैन कुरैशी, रियाज फतियाना, असलम घुम्मन और मिकदाद हुसैन शामिल हैं। इन तमाम को शोकाज नोटिस इशू कर और उन्हें कहा गया है कि आप इसका जवाब 7 रोज़ में गालिबन कहा गया है कि जमा कराएं और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यकीनन वो डीसीड भी हो सकते हैं, लेकिन डीसीड तो नहीं होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी उनका, हुकूमत भी उनकी, अदालत भी उनकी, फ़िलहाल तो कुछ नहीं होता। लेकिन बहरहाल जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस अगर बन जाते हैं और वो
بیٹھ جاتے ہیں چیف جسٹس کی کرسی پر، اس کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اس وقت صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ کیا جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہمارے ادارے اس لیے لائے ہیں کہ ان کا فوجی بیک گراؤنڈ ہے اور وہ فوج کے ساتھ مصالحت کر کے چلیں گے، فوج کی حمایت کریں گے؟ کیا وہ یہ کر پائیں گے؟ اگر وہ انصاف کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں گے۔ یقیناً وہ پشتون ہیں یا پختون ہیں، وہ ایک عظیم میراث کے حامل ہیں، کیونکہ وہ اس میراث کو لے کے چل رہے ہیں جو ہمارے خیبر پختونخوا میں لوگوں نے دی ہے کہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر وہ بھی اس سنت پر عمل پیرا رہے تو یقیناً حکومت کی سازش ناکام ہوگی۔ لیکن یہ جو پک اینڈ چوز ہے چیف جسٹس کا، اس معاملے کو بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ عمل جاری رہا تو پاکستان میں عدلیہ 138ویں نمبر سے بالکل آخری نمبر پر آ جائے گی، کہ یہ وہ عدلیہ ہے جو اربوں روپے کا بجٹ خرچ کر کے بھی عوام کو انصاف فراہم نہیں کر سکتی۔ یہاں انصاف دیا نہیں جاتا بلکہ بیچا جاتا ہے، اور اس کے لیے دولت مند اہل ثروت ہونا ضروری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔